ये क्रिस गार्डनर के जीवन की सच्ची कहानी है, जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आने से तंग था, मगर फिर भी वो अपनी लाइफ में मेहनत करता है। वो थकता नहीं है और मेहनत कर कर अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ हासिल कर लेता है। तो मूवी के स्टार्ट में हमें यही सेल्समैन दिखाया जाता है, जिसका नाम क्रिस था, और वो कुछ पैसे कमाने के लिए एक मेडिकल डिवाइस सेल कर रहा था। डेली रूटीन की तरह पहले वो अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाता है और फिर वो अपना पूरा दिन एक मेडिकल डिवाइस सेल करने के लिए लगा देता है, क्योंकि उसे अपना घर चलाने के लिए महीने में कम से कम 4 मेडिकल डिवाइसेस को बेचना होगा। लेकिन उसकी ये डिवाइस मुश्किल से ही एक ही बिक पाती थी, क्योंकि ये डिवाइस वो जिस भी हॉस्पिटल में लेकर जाता था, वो हॉस्पिटल वाले यही कहते थे कि इसकी हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमें क्रिस की वाइफ दिखाई जाती है, जो खुद भी जॉब करती थी। वो अपनी वाइफ को अपने बेटे को लाने के लिए बोलता है, मगर उसकी वाइफ मना कर देती है, ये कहकर कि वो डबल शिफ्ट कर रही है। इसके बाद रात को जब ये डिनर कर रहे थे, तो यहाँ पर क्रिस रूबिक क्यूब यानी कि पजल को देखता है, जो पहले जैसा बिल्कुल न्यू था। क्रिस की वाइफ उससे पूछती है कि क्या तुमने सारे टैक्सेस पे कर दिए हैं? तो उस पर क्रिस अपनी वाइफ को कहता है कि उसने थोड़ी सी डेट और मांगी है। तो ये सुनकर उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब जब उसकी वाइफ काम पर चली जाती है, तो वो पजल को दोबारा से सॉल्व करना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि ये तो बहुत ही ईजी है। अगले दिन क्रिस दोबारा से अपनी मेडिकल डिवाइस को लेकर बेचने जाता है। तभी उसके सामने एक बहुत ही शानदार गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से एक आदमी उतरता है। क्रिस उस गाड़ी को देखता ही रह जाता है। वो अपने आप को रोक नहीं पाता और उस आदमी से पूछता है कि आई गॉट 2 क्वेश्चंस, व्हाट यू डू एंड हाउ डू यू डू इट, यानी कि आप क्या करते हैं और इस सब को कैसे मैनेज करते हैं। तो वो आदमी एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि आई एम ए शेयर ब्रोकर। और जब क्रिस उस बिल्डिंग की तरफ देखता है, तो वहाँ से जो कोई भी निकल रहा होता है, वो सब के सब खुश थे और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, जो क्रिस की ज़िंदगी से लगभग पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। और क्रिस तय करता है कि वो भी एक शेयर ब्रोकर बनेगा। अगले दिन क्रिस अपनी वाइफ को बताता है कि वो आज घर लेट आएगा, क्योंकि उसने स्टॉक ब्रोकर के लिए अप्लाई किया था। वो कहती है कि क्रिस मजाक मत करो, हमारे पास घर का रेंट पे करने के लिए सिर्फ 2 महीने बचे हैं। अब क्रिस को स्टॉक ब्रोकर के ऑफिस में जाना था। वो अपनी मेडिकल डिवाइस को ऑफिस के अंदर नहीं ले जा सकता था, इसलिए वो अपनी मेडिकल डिवाइस को बाहर एक लेडी के पास छोड़ देता है। जब क्रिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था, तभी वो बाहर देखता है कि वो लेडी जिसके पास उसने मेडिकल डिवाइस रखवाई थी, वो वहाँ से उसकी डिवाइस लेकर भाग रही थी। क्रिस ऑफिस से अपना एप्लीकेशन फॉर्म लेता है और उस लेडी के पीछे भागता है, मगर वो लेडी ट्रेन में बैठकर चली गई थी। और उस दिन क्रिस ने अपनी वाइफ से ये प्रॉमिस किया था कि वो आज के दिन इस डिवाइस को बेच देगा। अब नेक्स्ट डे क्रिस बहुत ज़्यादा परेशान था। वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करता है और ऑफिस में इस फॉर्म को सबमिट करवाने जाता है। अपना फॉर्म तो वो उसको सबमिट करवा देता है। इसके बाद जब वो बाहर आता है, तो वहाँ पर उसको वही लेडी दिखाई देती है, जो उसके डिवाइस को लेकर भाग गई थी। वो जल्दी से उसके पीछे भागता है। वो उस लेडी के पास पहुंचकर कहता है कि मैंने अपनी सारी सेविंग्स इस डिवाइस पर लगाई हैं, और इस डिवाइस को खोने का मतलब तुम जानती हो, पूरे महीने की ग्रॉसरी खोना। क्रिस अपने बेटे की बर्थडे पर उसको बास्केटबॉल गिफ्ट करता है। अगले दिन जब क्रिस दोबारा से जाता है उस डिवाइस को सेल करने के लिए, तभी उसको रास्ते में वही ऑफिस का डीन मिलता है। वो उसको बताता है कि मैंने 1 महीने पहले ही अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवाया था, लेकिन उस डीन के पास इतना टाइम नहीं था। वो कहता है कि अभी उसे कहीं जाना है। क्रिस उस आदमी से थोड़ा सा टाइम मांगता है, क्योंकि वो उससे बात करना चाहता था। वो कहता है कि मुझे भी उसी जगह पर जाना है जहाँ पर आपको जाना है। वो दोनों अब एक ही टैक्सी में बैठकर चले जाते हैं। अब टैक्सी में क्रिस अपनी स्किल्स और पर्सनालिटी के बारे में उस आदमी को बता रहा था, मगर वो आदमी तो पजल सॉल्व करने में बिजी था। वो आदमी क्रिस से कहता है कि लो तुम करो इस पजल को सॉल्व, और क्रिस उस डीन के टैक्सी से उतरने से पहले ही उस पजल को सॉल्व कर देता है। ये देखकर वो डीन क्रिस से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है, मगर वो आदमी जैसी ही टैक्सी रुकती है, वो उतर जाता है। इसका मतलब ये था कि टैक्सी का किराया भी अब क्रिस को ही देना था। क्रिस आगे जाता है और टैक्सी से उतरकर भाग जाता है। वो फ़ौरन से ट्रेन में चढ़ जाता है, मगर ट्रेन में उसका एक हाथ बाहर ही रह जाता है, जिस हाथ में उसकी मेडिकल डिवाइस थी। उसी दिन क्रिस अपनी वाइफ को कॉल करता है और उससे सॉरी कहता है कि वो टाइम पर घर नहीं पहुंच पाया, मगर उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, क्योंकि उसने क्रिस की वजह से अपनी शिफ्ट को भी मिस कर दिया था। उसकी वाइफ उससे कहती है कि मैं अपने बेटे को लेकर जा रही हूँ, और जब क्रिस घर वापस आता है तो देखता है घर में ना तो उसकी वाइफ है और ना ही उसका बेटा। अब उसी दिन क्रिस को उस डीन की कॉल आती है। वो कहता है कि मेरी सेक्रेटरी का नंबर लिखो ताकि हम लोग जॉब के बारे में बात कर सकें, मगर क्रिस के पास उस टाइम कोई पेन या पेपर नहीं था।
क्रिस अब उस नंबर को याद कर लेता है और जल्दी से पास वाले स्टोर में जाता है। वहाँ से पेपर लेता है और उस नंबर को लिख लेता है। उसी दिन रास्ते में क्रिस को उसकी वाइफ मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिस से नाराज़ थी। वो अपने बेटों को स्कूल छोड़कर आई थी। वो कहती है कि क्रिस, मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ, तुम्हें क्यों नहीं समझ आता। ये सुनकर क्रिस खामोश हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मगर मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा। उसी दिन क्रिस अपने बेटे को अपने साथ घर ले आता है, मगर तभी वहाँ पर उसके घर का ओनर आ जाता है रेंट लेने के लिए। क्रिस अपने घर के ओनर से कहता है कि प्लीज़ मुझे कुछ दिन और दे दो, मैं आपका किराया दे दूंगा। वो ओनर मान जाता है और क्रिस को कुछ दिन का टाइम दे देता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि क्रिस अपने वॉल पर पेंट कर रहा था, पर तभी जब वो पेंट कर रहा था तो उसके दरवाजे को कोई नॉक करता है। जब वो दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि 2 पुलिस ऑफिसर्स उसको लेने आए थे, क्योंकि उसने अपने पार्किंग का बिल पे नहीं किया था। वो वहाँ पर पार्किंग का बिल पे करता है, लेकिन वहाँ पर एक ऑफिसर कहता है कि ये कल तक अप्रूव होगा। तभी वो अपनी वाइफ को कॉल करता है ताकि वो उसके बेटे को स्कूल से ला सके। उसकी वाइफ मान जाती है। अब उसी दिन क्रिस का इंटरव्यू भी था। वो जल्दी से डीन के पास भागता है इंटरव्यू देने के लिए, मगर ये क्या, उसने तो वही पुराने कपड़े पहने हुए थे, क्योंकि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं था। क्रिस जब ऐसे हालत में इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि आज से पहले कोई भी इतने गंदे कपड़े पहनकर इंटरव्यू देने नहीं आया। इससे पहले कि वो लोग क्रिस को कुछ बोलते हैं, क्रिस कहता है कि मैं पिछले आधे घंटे से कहानी बनाने की सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पर इस तरह के कपड़े पहनकर क्यों आया, लेकिन मैं कोई कहानी नहीं बना पाया। और सच तो ये है कि एक रात पहले मुझे पुलिस ने पार्किंग टिकट पे न करने की वजह से अरेस्ट कर लिया था। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये सब वेल सेटल्ड लोग हैं और इन्हें ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती। इनके लिए पार्किंग टिकट भरना बहुत ही छोटी बात है। अब ये क्रिस से सवाल करना शुरू करते हैं। ये पूछते हैं कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की। क्रिस कहता है कि 12th क्लास तक, और मैं अपनी क्लास में फर्स्ट था। इसके बाद वो क्रिस से पूछते हैं कि तुम्हारी क्लास में कितने स्टूडेंट थे। क्रिस कहता है 8। ये सुनकर सब एक दूसरे की शक्ल देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि 8 बच्चों में फर्स्ट आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्रिस कहता है कि मैं नेवी में भी फर्स्ट था और उसमें 21 लोग थे, पर क्रिस की बातों से कोई भी कन्विंस नहीं होता। वो लगभग इंटरव्यू में फेल हो चुका था और इससे पहले कि क्रिस को फैसला सुनाया जाता, वो सबसे कहता है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर कोई मुझसे सवाल पूछता है और मुझे जवाब नहीं आता है तो मैं साफ साफ मना कर देता हूँ कि मुझे जवाब नहीं आता। पर एक बात की मैं शर्त लगा सकता हूँ कि मैं जानता हूँ कि जवाब को कैसे ढूंढा जाता है और मैं जवाब ढूंढ कर रहता हूँ। इस बात से सब के सब थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाते हैं। और अब जो यहाँ पर सबसे सीनियर होता है वो क्रिस से कहता है कि अगर कोई आदमी मेरे पास बिना शर्ट के इंटरव्यू देने के लिए आता है और मैं उसे जॉब दे देता हूँ, ऐसा क्यों? क्रिस कहता है कि शायद उसने बहुत ही शानदार पैंट पहनी होगी। ये सुनकर सब के सब हंसना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन जवाब होता है और इस जवाब के बाद क्रिस को सिलेक्ट कर लिया जाता है। मगर क्रिस कहता है कि मैं इस जॉब के बारे में आपको सोचकर बताऊंगा, क्योंकि ये अनपेड इंटर्नशिप जॉब थी। इसमें क्रिस को पहले पे नहीं किया जाएगा। मगर वो जो डीन था वो क्रिस से कहता है कि तुम अभी इस जॉब को कंटिन्यू करो। इसके बाद क्रिस वापस घर आ जाता है। घर में उसकी वाइफ और उसका बेटा भी आ गया था। उसी रात जब क्रिस का बेटा सो जाता है तो उसकी वाइफ उसको बताती है कि वो न्यूयॉर्क जा रही है, क्योंकि वहाँ पर उसको वेट्रेस की जॉब मिली है। क्रिस मान जाता है, मगर वो कहता है कि मेरा बेटा मेरे साथ ही रहेगा। क्रिस की वाइफ को इस बात पर यकीन था कि वो अपने बेटे का उससे ज़्यादा ख्याल रखेगा, इसलिए वो बेचारी वहाँ से रोती हुई चली जाती है। अब अगले दिन क्रिस अपने बेटे को साथ लेता है और अपनी मेडिकल डिवाइस बेचने के लिए एक हॉस्पिटल में जाता है। वहाँ पर हॉस्पिटल वाले उसकी मेडिकल डिवाइस लेने के लिए मान जाते हैं और वो उसको ख़रीद लेते हैं। अब यहाँ पर क्रिस को थोड़ी सी तसल्ली हो गई थी, क्योंकि उसके पास कुछ पैसे आ गए थे। अब क्रिस अपनी इंटर्नशिप ट्रेड को सीखने के लिए जाता है। अगले दिन क्रिस अपने बॉस से मिलता है तो वहाँ पर वो उनसे काफ़ी ज़्यादा बातें करता है। तभी वहाँ पर उसको वही अपनी मेडिकल डिवाइस दोबारा से नज़र आ जाती है जो उसने भागते हुए खो दी थी। क्रिस उस आदमी को पकड़ने के लिए भागता है जिसके पास उसने मेडिकल डिवाइस देखी थी, मगर वो उस आदमी को नहीं पकड़ पाता और एक कार से क्रिस की टक्कर हो जाती है। और तभी वो देखता है कि उसका एक शू गुम हो गया है। अब वो बगैर एक शू के ही प्रोग्राम में चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्रिस अपनी जॉब बहुत अच्छे तरीके से कर रहा था, मगर कोई भी इम्प्रूवमेंट उसकी जॉब में नहीं थी। इसलिए वो अब अपने CEO से बात करता है। लकीली उसे उसके कंपनी के CEO मिल भी जाते हैं। जैसे ही वो CEO से बात करने जाता है, उसके इंटर्नशिप के बॉस उसको पकड़कर बात करते हैं और कहते हैं कि क्रिस, मेरी कार दूसरी जगह पर पार्क कर दो।
इसी वजह से क्रिस अपने CEO से बात नहीं कर पाता। फिर उसी रात क्रिस अपने बेटे से कहता है कि बेटा मेरी हेल्प करोगे, अगर तुम मेरी होने वाली मीटिंग में मेरी हेल्प करोगे तो हो सकता है कि हम बास्केटबॉल मैच देखने के लिए चले जाएं। अब अगले दिन क्रिस CEO के घर पर जाता है और CEO ने क्रिस को एक चांस दिया। इसके लिए वो CEO को थैंक यू बोलता है। CEO क्रिस और उसके बेटे को अपने साथ चलने को कहता है क्योंकि क्रिस ने ये कहा हुआ था कि वो बास्केटबॉल मैच देखने के लिए जा रहे हैं। तो गेम के दौरान वहाँ पर CEO क्रिस से बात करते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हारी ऑफर्स अच्छी लगती हैं और ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं तुम्हारी ऑफर्स को रिजेक्ट करूँगा। और अब क्रिस की लाइफ में थोड़ा सा सुकून आने लगता है और क्रिस की लाइफ थोड़ी सी अच्छी चल रही थी। मगर तभी एक दिन क्रिस के बैंक से कुछ पैसे काट लिए जाते हैं अनपेड टैक्सेस की वजह से, जो उसने टैक्स पे नहीं किए थे, जिस वजह से क्रिस दोबारा से परेशान हो जाता है और उसके पास अब थोड़े से पैसे रह गए थे। इसके बाद क्रिस अपने एक फ्रेंड से पैसे लेने जाता है जो कि क्रिस ने अपने फ्रेंड को कुछ दिन पहले दिए थे। मगर वो फ्रेंड कहता है कि क्रिस मैंने तुम्हें तुम्हारे पैसे पहले ही दे दिए थे। ये कहकर वो दरवाज़ा बंद कर लेता है। अब क्रिस को उसकी खोई हुई डिवाइस फिर से मिल गई थी। वो जल्दी से अपनी डिवाइस को लेता है और उसे लेकर कभी इस हॉस्पिटल में तो कभी उस हॉस्पिटल में लेकर जाता है ताकि किसी न किसी तरह ये मेडिकल डिवाइस सेल हो जाए और ये डिवाइस सेल करके क्रिस के पास थोड़े से पैसे आ जाएं। मगर तभी क्रिस को पता चलता है कि वो डिवाइस तो टूट चुकी है। एक अस्पताल उसे खरीदने के लिए तैयार भी हो जाता है, मगर वहाँ के डॉक्टर्स कहते हैं जब ये डिवाइस ठीक हो जाएगी हम इसको तब खरीदेंगे। अब क्रिस यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान था। जब क्रिस अपने घर वापस जाता है तो यहाँ पर डबल परेशानी थी। वो ये कि क्रिस के घर के ओनर ने उसके सामान को बाहर रख दिया था क्योंकि उसने अपने घर का रेंट नहीं पे किया था। क्रिस अपने घर का लॉक खोलने की कोशिश करता है मगर लॉक भी चेंज हो गया था। क्रिस और उसके बेटे के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। वो अपने बेटे को लेकर एक स्टेशन पर पहुंच जाता है। उसके बेटे के हाथ में एक डिवाइस थी। वो अपने बेटे से कहता है कि बेटा ये कहीं टाइम मशीन तो नहीं है, हम इसको ऑन करेंगे और डायनासोर्स की दुनिया में चले जाएंगे। क्रिस का बेटा ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो सारी रात एक वॉशरूम में गुजारते हैं। क्रिस का बेटा जब सो गया था तो क्रिस अपनी ऐसी लाइफ पर रोने लगता है कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। जब सुबह होती है तो क्रिस अपने बेटे को लेकर एक होमलेस शेल्टर में जाता है, मगर वहाँ पर उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि वहाँ पर सिर्फ औरतें और बच्चे रहते हैं। फिर वो अपने बेटे को लेकर दूसरे होमलेस शेल्टर में जाता है, मगर वहाँ भी उस बेचारे को निकाल दिया जाता है। आखिरकार उनको सिक्योरिटी के साथ रूम मिल जाता है। अब क्रिस उस डिवाइस को ठीक करता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि क्रिस अपने बेटे को लेकर दोबारा से होमलेस शेल्टर की लाइन में खड़ा हुआ था। वहाँ पर वो खाना खाते हैं और क्रिस अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था जो उसे कल मीटिंग में देना था। जब क्रिस बाहर आता है तो बाहर उसको अपनी कंपनी के बॉस मिलते हैं। वो क्रिस से कुछ पैसे मांगते हैं टैक्सी ड्राइवर को देने के लिए। हालांकि क्रिस के पास बहुत कम पैसे थे, मगर फिर भी वो उस बॉस को पैसे दे देता है। अब थोड़े से पैसे कमाने के लिए क्रिस अपने ब्लड को डोनेट करता है और उन पैसों से अपनी उस मेडिकल डिवाइस को ठीक करता है। अब रात को होमलेस शेल्टर में क्रिस का बेटा उससे पूछता है कि मेरी मदर आपकी वजह से हमें छोड़कर चली गई है ना। तो वो कहता है कि तुम्हें अपनी मदर के बारे में कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बात पर उसका बेटा क्रिस से कहता है कि आप बहुत अच्छे फादर हैं। क्रिस ने अब अपने डिवाइस को सक्सेसफुली ठीक कर लिया था और अब वो उस डिवाइस को सेल कर देता है जिससे कि उसको बहुत सारे पैसे मिलते हैं। अब क्रिस अपने बेटे को एक होटल में लेकर शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद वो दोनों बीच पर जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो उस स्टॉक ब्रोकर कंपनी का डीन था वो क्रिस को कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि उसने काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट हमारी कंपनी के साथ जोड़े हैं। नेक्स्ट डे जब क्रिस अपने ऑफिस में जाता है तो उसे मीटिंग रूम में बुलाया जाता है। वहाँ पर वही सब लोग होते हैं जिन सब ने सबसे पहले उसका इंटरव्यू लिया था। उसको देखकर सब लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। इस पर क्रिस उनसे कहता है कि मैंने ये न्यू शर्ट इसलिए पहनी है क्योंकि इंटर्नशिप का आज मेरा लास्ट डे है। तो वहाँ के जो बॉस थे वो उसको आंख मारकर कहते हैं कि कल भी तुम ये शर्ट पहन कर आना क्योंकि अब तुम्हें ये जॉब परमानेंट मिल चुकी है। क्रिस यहाँ पर अपने आंसू काफ़ी कंट्रोल करता है। बॉस उसको वो पैसे भी वापस कर देता है जो उन्होंने क्रिस से लेकर टैक्सी का रेंट दिया था। क्रिस बाहर आता है और अपने बेटे के पास जाता है और उसको टाइटली हग करता है। और अब क्रिस की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो चुका है। और इस कहानी के अंत में हमें दिखाया जाता है कि क्रिस अपने बेटे के साथ जा रहा होता है और तभी वहाँ से एक आदमी क्रॉस होता है और ये वही असली क्रिस गार्डनर है जिसके ऊपर ये पूरी की पूरी कहानी, ये पूरी की पूरी फिल्म बनाई गई है।
इसके कुछ सालों के बाद क्रिस जॉब छोड़ देता है और अपनी खुद की फर्म खोलता है, जिसे वो $1 मिलियन में बाद में बेचता है। आज क्रिस बहुत ही अमीर आदमी है, साथ ही साथ वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है और लोगों को ज़िंदगी में मोटिवेट करता है ताकि उसकी तरह लोग भी ज़िंदगी में कामयाब हो सकें। तो ये थी परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।